गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करें हम लोग आज चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पोषक पदार्थ। यानी कि वो सारे पदार्थ, यानी कि वो सारे खाने वाला चीज़ जो हमारे क्या शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो, उसको क्या बोलेंगे? पोषक पदार्थ बोलेंगे। ठीक है। वो ऐसा चीज़ जो कि हमको हानिकारक नहीं है, जो हम खाएं उसको हमको फ़ायदा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पोषक पदार्थ बोलेंगे। क्या लिखा हुआ? वे पदार्थ जो जीवों के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों को संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक पदार्थ यानी कि उसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रेंट्स कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थ के 4 प्रकार होते हैं। अब पोषक पदार्थ का भी टाइप होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है ऊर्जा उत्पादक। वो ऐसा हम कहते हैं हमको एनर्जी दे, यानी कि ऊर्जा दे। जैसे लिखा हुआ पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एग्जाम्पल के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये दो ऐसी चीज़ें आपको जो ऊर्जा उत्पन्न करके देगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे उसी तरह हम उपापचय नियंत्रण, यानी कि पाचन को नियंत्रण करने के लिए, यानी कि अच्छे से आपको पचाएगा, डाइजेस्ट अच्छे से करेगा। तो ये बोल रहा है उपापचय नियंत्रक। तो वही पोषक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि विटामिन हो गया, फिर लिखा हुआ लवण हो गया और हमारा जल हो गया। विटामिन, लवण और जल, ये 3 चीज़ क्या करता है? हमारा पाचन में हेल्प करेगा। तीसरा तरह का जो आता है उसको बोलते हैं वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ जनरली क्या करेगा? आपका ग्रोथ करेगा, जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता हो। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन हमारा क्या है? वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ है ये। पोषक पदार्थ का जो चौथा पार्ट है उसका नाम है आनुवांशिक पदार्थ। क्या लिखा हुआ? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, वे उसको बोलते हैं क्या? आनुवांशिक पदार्थ। जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल है, ये क्या करता है? हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या जाएगा? आपके आनुवांशिक जो भी गुण है उसको ट्रांसफर करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे। ठीक है। यहाँ लिखा मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं कौन कौन से पोषक पदार्थ का मतलब ये तो टाइप था। अब पढ़ते हैं कौन कौन सा काफ़ी जरूरी है। पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा याद रखना प्रोटीन, तीसरा हो गया वसा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैट, फिर आ गया विटामिन, 5th नंबर न्यूक्लिक अम्ल, और 6 नंबर खनिज लवण, एंड 7 में है जल। ये सारी चीज़ हमारे के लिए क्या है? पोषक पदार्थ है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेली बेसिस पे। अब पढ़ते हैं बारी बारी से क्या क्या है इसके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेते हैं। पहला हम पढ़ते हैं हम क्या? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट में याद रखना कि जो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो होगा रेशियो जो याद रखना है 1:2:1 होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो का क्या होगा? तो 1:2:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, ये याद रखना है। फिर याद रखना शरीर की जो ऊर्जा की जो 50 से लेकर 75% जो मात्रा की पूर्ति किसके द्वारा होगा? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होता है। याद रखना 50 से लेकर 75% हमको ऊर्जा किससे मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। बाकी बचा हुआ 50% या क्या मान सकते हैं 25% वो हमको मिलता है अदर से, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलेगा 50 से लेकर 75% तक। एक पॉइंट और इसमें याद रखना है कि 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीकरण यानी कि जब पचता है, यानी पूरी तरह से हम इस्तेमाल कर लेते हैं 1 ग्राम ग्लूकोज का, तो हमको कितना एनर्जी मिलता है? हमको 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 4.2 कैलोरी, किलो कैलोरी लिखा हुआ है, नहीं किलो कैलोरी नहीं होगा, कैलोरी होना चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है? 4.2 कैलोरी हमको क्या ऊर्जा मिलता है। याद रखना, ठीक है, कितना? 4.2 कैलोरी। नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितना? 3 टाइप होता है। कौन कौन टाइप होगा? तो पहला पढ़ते हैं जिसका नाम है मोनोसेक्राइड्स। इसमें क्या लिखा हुआ? यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म अगर पूछेगा तो उसका नाम क्या है? मोनोसेक्राइड। सबसे सरल अवस्था होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ट्राइओज हो गया। ये सबका नाम याद रखना। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्राइओज ये सारे के सारे क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है डाइसेक्राइड्स। इसमें क्या होगा? हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 अणुओं को संयोजन से क्या होता है? एक डाइसेक्राइड्स बनता है, यानी कि जो मोनोसेक्राइड अगर 2 मोनोसेक्राइड को मिला देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा? डाइसेक्राइड मिल जाएगा। तो याद रखना हमेशा कि डाइसेक्राइड क्या होगा? 2, इसमें 2 क्या कम्बिनेशन होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये हमेशा क्या होगा? सिंगल नहीं बनता, इसको 2 चीज़ को मिलाने से बनता है। जैसे कैसे देखो क्या है एग्जाम्पल देखो यहाँ के लिखा हो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे। ग्लूकोज में किसको मिलाएंगे? फ्रुक्टोज को, तो क्या मिलता है हमको? सुक्रोज मिलता है। तो हुआ ना, ये 2 अणु को मिलाने से बना, तो सुक्रोज क्या हो गया? हमारा डाइसेक्राइड्स हो गया। उसी से लिखा ग्लूकोज में ग्लूकोज ही मिक्स कर देंगे, ग्लूकोज में ग्लूकोज को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? माल्टोज मिलेगा। ठीक है। अब ग्लूकोज में ग्लैक्टोज अगर मिक्सअप होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज में ग्लैक्टोज मिक्स करें तो क्या मिलेगा? हमको लैक्टोज मिलेगा, लैक्टोज। तो ये तीनों क्या हो गया? हमारा डाइसेक्राइड्स हो गया। ठीक है, ये ध्यान देना है। सेकंड पार्ट में पढ़ लिए कार्बोहाइड्रेट से। अब पढ़ते हैं तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है उसका नाम है पॉलीसेक्राइड्स, यानी कि बहुत सारे इसमें होंगे, मिक्सअप होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? मोनोसेक्राइड से कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण होता है। यह ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। ये जो पॉलीसेक्राइड्स कहाँ पाया जाएगा ये बोल रहा है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? ऑर्थोपोडा के जो बाह्य कंकाल होता है, यानी जो बाहरी आवरण होता है ऑर्थोपोडा का, कंकाल जो होता है उसके वहाँ पाया जाएगा ये पॉलीसेक्राइड्स।
साथ में जो सेलुलोज में पाया जाएगा सेलुलोज, ठीक है। और अन्य उदाहरण याद पूछेगा तो याद रखना स्टार्च ग्लाइकोजन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और साथ में काइटिन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च ग्लाइकोजन एंड काइटिन ये सारे क्या है पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके एग्जाम्पल हैं। याद रखना पॉलीसेकेराइड्स में बहुत सारे अणुओं को मिला जाएगा, मोनोसेकेराइड्स के बहुत सारे अणु मिला जाएंगे तो हमको मिल जाएगा पॉलीसेकेराइड्स। तो तीनों हमने पढ़ लिए, मोनो, डाई और पॉली, ठीक है। अब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है। ये तो तीनों टाइप के पढ़ लिए। अब इसका कॉमन काम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, पहले लिखा ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, बिल्कुल सही बात। कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देता है हमको, कार्बोहाइड्रेट हम लोग को ऊर्जा देता है 50 से लेकर 75% तक, तो वही लिखा हुआ है ऑक्सीकरण के द्वारा क्या करता है शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है, यानी कि शरीर में भोजन संचय यानी कि स्टोर करता है भोजन को, ये याद रखो। विटामिन सी का निर्माण करता है, एक कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा विटामिन सी का निर्माण करेगा शरीर के अंदर, ठीक है, विटामिन सी का निर्माण करेगा। नंबर 4 में याद रखना न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करेगा, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण क्यों करेगा कार्बोहाइड्रेट करेगा। नेक्स्ट याद रखना जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण, देखो जो पॉलीसेकेराइड्स का क्या था, ये जो ये याद रखा काइटिन है, बाह्य कंकाल जो ऑर्थोपोडा का है, सेलुलोज है, ये सारे क्या है बाह्य कंकाल के निर्माण के लिए इस्तेमाल होता है। तो वही बोल रहा है जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण भी किसके द्वारा होता था, किसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, प्रोटीन है क्या। तो बोल रहा है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने करा था, तो उनका नाम है जे बर्जेलियस ने किया था सर्वप्रथम इस प्रोटीन शब्द का प्रयोग, ठीक है। वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। एक जटिल कार्बन जो प्रोटीन बना होता है क्या होता है 20 अमीनो एसिड को मिलाएंगे ना साथ में तो जाके बनेगा हमारा एक प्रोटीन। ध्यान देना एक प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए हमको 20 अमीनो अम्ल चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा मानव शरीर में लगभग 15% जो भाग है प्रोटीन से ही निर्मित है। मानव शरीर का कितना परसेंट भाग 15% भाग जो है किससे बना है प्रोटीन से बना है। लिखा सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया था, कन्फर्म है, ये पॉइंट याद रखना सभी प्रोटीन क्या होगा नाइट्रोजन पाया ही जाएगा, कन्फर्म है 100% नाइट्रोजन होना है तो होना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिखा ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए क्या उत्तरदायी है प्रोटीन हमको चाहिए। ऊर्जा उत्पादन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन का, साथ में शरीर का मरम्मत करने के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ मनुष्य के शरीर में लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के प्रोटीन चाहिए 20 प्रकार के, जिसमें 10 प्रोटीन ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर निर्माण हो जाता है और 10 प्रोटीन हमको चाहिए बाहर से भोजन के रूप में। वही बोला 10 का संश्लेषण हमारे शरीर के उसका शरीर स्वयं करता है और 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। 20 प्रकार का हमको प्रोटीन चाहिए जो कि क्या है 10 हमको शरीर के अंदर मिल जाता है और 10 हमको कहाँ से चाहिए बाहर से चाहिए, बस। नेक्स्ट पॉइंट में याद रखिएगा सोयाबीन और जो मूंगफली है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, याद रखना सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए सोयाबीन और मूंगफली काफ़ी ज़्यादा खाइए। जिनको प्रोटीन चाहिए जिनको मसल्स बनाने हैं, ठीक है, वो क्या खाएंगे सोयाबीन और मूंगफली खाएंगे। नेक्स्ट लगा कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तो याद रखिएगा 45 ग्राम, ओनली 45 ग्राम चाहिए उनको डेली प्रोटीन। जो कार्यशील महिला है जो काफ़ी ज़्यादा घरेलू काम कर रही है जो मेहनत कर रही है 45 ग्राम उनको चाहिए प्रोटीन डेली, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटीन के प्रकार। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पढ़ा था, अब प्रोटीन का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पढ़ना है सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अब तीनों के बारे में पढ़ते हैं डिपली। लिखा हुआ है कि सरल प्रोटीन में वो प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल से बना होता है। हम लोग पढ़े ना कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है क्या एक प्रोटीन, तो वही बोला कि अगर केवल और केवल अमीनो अम्ल से अगर बने होते हैं तो उसको बोलते हैं सरल प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल से। एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा एल्बुमिन्स हो गया, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन। एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन, ये 3 प्रोटीन का नाम आप याद रखिएगा दिमाग पे, ठीक है। ये क्या है सिंपल प्रोटीन है यानी कि सरल प्रोटीन है जो कि सिर्फ अमीनो से बनेगा। नेक्स्ट याद रखना संयुग्मी प्रोटीन, इसमें बोल रहा है कि वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह में जुड़े होते रहते हैं, जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन का, यानी कि बहुत सारे इसमें क्या होगा प्रोटीन्स जुड़ा हुआ रहेगा, ये बोला जा रहा है, यानी कि ग्रुप के फॉर्म में रहेगा, तो उसी को बोल रहा है संयुग्मी प्रोटीन बोल रहा है। जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं उस संयुग्मी प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखेगा संयुग्मी प्रोटीन का एग्जाम्पल सिर्फ याद रखिए बस, और ज़्यादा नहीं जानना। इसमें याद रखेगा क्रोमोप्रोटीन इसका एग्जाम्पल है और ग्लाइकोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, तो क्या बोलते हैं संयुग्मी प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तीसरा प्रोटीन का नाम है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये क्या है भाई, बोला कि वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अवघटन से बनते हैं, यानी कि जल के अवघटन मतलब समझ रहे हो जल के सड़ने या जो भी है, जनरली क्या लिक्विड फॉर्म से हमको मिलेगा प्रोटीन। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अवघटन से बनते हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन्स जो है, फिर पेप्टोन याद रखना पेप्टोन और पेप्टाइड, पेप्टोन पेप्टाइड और प्रोटीन्स, ये तीनों जो है क्या है व्युत्पन्न प्रोटीन जो क्या हमारा मिलेगा लिक्विड जलीय अवघटन के माध्यम से मिलेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट याद रखना प्रोटीन का आप काम पढ़ेंगे, अब तो टाइप पढ़ लिए, अब इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज क्या है प्रोटीन का, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि ये कोशिका जीवद्रव एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है, यानी कि क्या हेल्प करेगा कोशिका बनाने में, जीवद्रव और ऊतक के निर्माण में भाग लेगा, ये तीनों को बनाने में हेल्प करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में याद रखिएगा कि बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उससे क्या होता है, क्वासी यॉर्कर या मरामस नामक रोग होता है। दो तरह की बीमारी होंगी, क्वासी यॉर्कर्स और मरासमस याद रखना, मरासमस, क्वासी यॉर्कर और मरासमस, ये दो तरह की बीमारी होगा बच्चे में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो। लिख रहा है कि आवश्यकता पड़ने पे ये शरीर में ऊर्जा भी देता है। प्रोटीन हमारा क्या करता है, जब आवश्यकता पड़ता है क्या होगा, एनर्जी भी देगा। जनरली इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मसल्स बनाने के लिए, लेकिन ऊर्जा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जनरली कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ जाएगा तो प्रोटीन आपको शरीर को ऊर्जा भी दे सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 4 पॉइंट में लिखा हुआ है कि जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करेगा, समझ रहे हैं, यानी कि आपको डाइजेशन के लिए, आपको मतलब अच्छे से मसल्स बिल्डअप के लिए वही है, जैविक नियंत्रण और जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। आनुवांशिक लक्षण समझ रहे हो, जो आपको जब जनरेशन है, जो आपका नेचर है उसका, वो आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण भी किसके द्वारा कर सकते हैं, प्रोटीन के द्वारा। अच्छा डाइट लोगे, अच्छा प्रोटीन लोगे तो आपको क्या सोचने समझने की क्षमता भी अच्छी रहेगी, वही बोल रहा है, आपके आनुवांशिक गुण भी अच्छे रहेंगे, ये बोला जा रहा है। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कोई विटामिन वगैरह हो गया, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन करना शरीर के अंदर, तो वही लग रहा है, ये संवहन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो कुछ ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं अब बारी बारी से क्वासी यॉर्कर्स क्या है और मरासमस क्या है। तो क्वासी यॉर्कर्स में बोल रहा है कि इस रोग से बच्चे का जो हाथ पाँव है दुबला पतला हो जाता है और पेट जो है बाहर क्यों निकल जाता है, हाथ पैर पर दुबला पतला हो जाएगा और पेट जो है क्या बाहर क्यों निकल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, क्वासी यॉर्कर बोलेंगे, ये बच्चों में होगा। मरासमस में बोल रहा है कि यह रोग बच्चों की मांसपेशियों को ढीली हो जाती है। इसमें क्या होगा, बच्चा का जो मांसपेशियाँ क्या होगा, ढीला ढीला दम लगा के लटका हुआ टाइप इस तरह का हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, मांसपेशी का हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे मरासमस। तो ये दोनों बीमारी किसका होगा, प्रोटीन की कमी से, इसलिए प्रोटीन खाइए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है विटामिन। अब विटामिन क्यों जरूरी भाई, विटामिन है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, पहले ये याद रखिए। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक ने किया था। कब किया था, तो 1911 ईस्वी में किया था उन्होंने, फंक 1911, ठीक है। विटामिन का आविष्कार किसने, फंक ने, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती। ये देखो बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन कि विटामिन खाने से कैलोरी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, बिल्कुल नहीं, विटामिन से कभी भी कैलोरी नहीं मिलता, याद रखें, दिमाग में डाल लीजिए, कभी भी विटामिन से कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के अत्यंत आवश्यक है, इसे रचनात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। यानी कि उपापचय मतलब समझ रहे हो, यानी कि डाइजेशन वगैरह हो गया, मेटाबॉलिज्म जो आपका है उसको ठीक करने के लिए, उसके हेल्प के लिए हमको चाहिए विटामिन, और साथ में एज ए काम करेगा, एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, यानी कि रक्षात्मक पदार्थ की तरह, यानी कि रोग से बचाएगा आपको। कौन बचाएगा, तो विटामिन बचाएगा। ये कभी भी एनर्जी नहीं देता है, याद रखिएगा। इसमें कोई कैलोरी नहीं होगा, सिर्फ क्या करेगा, उपापचय क्रिया को स्मूथ कर देगा, और रक्षात्मक पदार्थ वे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। नेक्स्ट बढ़ते हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो प्रकार, विटामिन को भी डिवाइड करें किसके आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर। कैसे, पहला पढ़ रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन, वे जो कि जल में घुल जाए, और दूसरा पढ़ रहे हैं बसा और कार्बनिक घोलकों में घुलनशील। पहला जल में घुलने वाला, दूसरा पढ़ रहे हैं बसा और कार्बनिक घोल में घुलने वाला। अब जल में कौन कौन घूमेगा, तो जल में याद रखना मात्र दो विटामिन, बी एंड सी, इसके अलावा जो भी रहेगा वो सारा बसा और कार्बनिक घोलकों में घुलेगा। बी और सी वो क्या है, ये दोनों क्या करेगा, जल में घुलेगा, याद रखना बी सी। और बसा और कार्बनिक में कौन कौन घुलेगा, तो ये बढ़ेगा अडिक, अडिक याद रखें, अनेक लोग, अडिक। ये विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा, ई एंड विटामिन के जो होगा, ये क्या होगा, बसा और कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि विटामिन ए जो है ये नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जनरली आपको पपीता या पपाया में मिलता है। तो वही बोल रहा है विटामिन ए जो है ये नेत्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्वचा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हड्डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की रोग से बचाएगा भी, प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने में हेल्प करता है, ये मजबूत प्रदान करता है कि नहीं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन B12 का अर्थ। विटामिन B12 में लिखा हुआ कि ये कोबाल्ट में पाया जाता है। इस विटामिन B12 में क्या पाया जाएगा, कोबाल्ट पाया जाएगा। एग्जाम्पल में आपसे पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, याद रखना कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट। नेक्स्ट पॉइंट में याद रखिएगा कि लिखा हुआ कि विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता तथा इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है, तथा विटामिन डी एंड के का संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है। देखो जितने भी विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, ये फिक्स रखना, हमको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन विटामिन और डी और के, दो विटामिन का नाम याद रखना, जो है क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा ही हो जाता है। दो विटामिन को छोड़कर जितने विटामिन उसका संश्लेषण हमारे कोशिकाओं द्वारा नहीं होता।
विटामिन डी एंड के का सबसे हमारे शरीर के अंदर होता है। देखो ये बोल रहा है विटामिन डी और के हमारे क्या बनता है, शरीर के अंदर बनता है। अब बाकी विटामिन हमको बाहर से लेना पड़ेगा भाई, ध्यान देखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ विटामिन डी के शोषण सूर्य के प्रकाश से उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल यानी किसी को बोलते हैं एंगेस्ट्रीरॉल, एंगेस्ट्रीरॉल या कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल या इसे बोलेंगे एग्रेस्ट्रीरॉल के द्वारा होता है। याद रखना त्वचा में हमारे क्या पाया था, कोलेस्ट्रॉल पाया था, उसी के हेल्प से क्या होता है, विटामिन डी हमको मिलता है सूर्य के प्रकाश से। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहे तो विटामिन डी हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते सूर्य के प्रकाश से। इसलिए त्वचा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि विटामिन डी का शोषण सूर्य के प्रकाश से उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, ठीक है। कन्फर्म हो गया विटामिन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा होगा पॉइंट में कि विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा ये वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन डी के बारे में तो पढ़ शरीर के अंदर बना, और विटामिन डी के बारे में ये है कि जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ही विटामिन के का क्या होगा, संश्लेषण होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है बस, कोलन में, ठीक है। कोलन में संश्लेषण होता है तथा उस वहाँ से इसका उसका क्या होता है, अवशोषण भी होता है, सिंपल, ठीक है। ये विटामिन डी के था जो कि हमारे शरीर के अंदर बनेगा, बाकी बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक्स था, ठीक है। अब पढ़ते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, उसका स्रोत क्या क्या है, कौन कौन से विटामिन जनरली हम लोग खाते या पीते हैं, ये तो एकदम दिमाग में होना चाहिए। और उसका नाम क्या है, देखो पहला है विटामिन, उसका रासायनिक नाम क्या है, कमी से होने वाला रोग क्या है, और साथ में याद रखना स्रोत हैं कि हम कहाँ से इसको विटामिन को लेंगे, ठीक है। तो पहला विटामिन पढ़ेंगे जिसका नाम है विटामिन ए। तो बताइए विटामिन ए जल में घुलेगा कि नहीं, तो नहीं घुलेगा। विटामिन बी और सी घुलेगा, तो ये याद रखना विटामिन ए ये बसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए का नाम पूछेगा तो याद रखना रेटिनॉल है, विटामिन ए का नाम क्या होगा, रेटिनॉल। ये इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम क्या है, रतौंधी, रतौंधी याद रखना, विटामिन ए की कमी से होगा रतौंधी। संक्रमणों का खतरा रहेगा, यानी कि प्रोटेक्शन नहीं रहेगा इसकी कमी से। फिर जीरोपैथेलमिया होगा, जीरोपैथेलमिया होगा यार, रतौंधी, जीरोपैथेलमिया और संक्रमण का खतरा, 3 चीज़ होगा, ठीक है। अब विटामिन ए के लिए हमको क्या खाना चाहिए, तो दूध खाना चाहिए, अंडा खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए, पनीर खाइए, हरी सब्जियां खाइए और मछलीकृत तेल खाइए। साथ में गाजर खाइए, गाजर में काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए होता है, याद रखिएगा। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन होते हैं, विटामिन ए। दूध, अंडा, दूध लीजिए, अंडा लीजिए, पनीर, हरी सब्जी और मछली की तेल खाइए, मछली का तेल मतलब, और गाजर खाइए। अब आते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 का नाम पूछेगा तो याद रखना इसका जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम है थायमीन। विटामिन बी1 का नाम क्या होगा, थायमीन होगा। इससे जो रोग होगा इसकी कमी से होगा बेरी रोग होगा, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है क्या खाने के लिए, क्या इसे पूर्ति के लिए क्या चाहिए, विटामिन बी1 के लिए क्या चाहिए हमको, मूंगफली चाहिए, तिल चाहिए, सूखा मिर्च चाहिए, बिना घुली दाल चाहिए, ऐसा दाल की जो हल्का हार्ड रहे, यानी कि घुला हुआ पानी में घुल गया तो कहानी खत्म है, पानी को पीना पड़ेगा फिर। तो ये बोला बिना घुली दाल, यकृत चाहिए यानी कि लीवर, अंडा चाहिए एवं सब्जियां चाहिए, ठीक है। मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा और सब्जियां। विटामिन बी2 का मतलब विटामिन बी टू का नाम क्या है, तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। इससे की बीमारी कौन सा होगा, तो इससे विटामिन जो है त्वचा का फटना, त्वचा क्या होगा, रूखा सूखा हो जाएगा, त्वचा का फटना हो जाएगा, आंखों का लाल होना और जीभा का फटना, यानी जनरली क्या होगा, रूखा सूखा और लाल पीला हरिया होना सड़ा हुआ, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीभा का फटना। विटामिन बी2 नाम है राइबोफ्लेविन। इसलिए क्या चाहिए, खमीर खाइए, कलेजी खाइए, मांस खाइए, हरी सब्जियां खाइए और दूध खाइए। खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध, ठीक है। विटामिन बी3 पे आते हैं। विटामिन बी3 का नाम क्या है, इसका नाम है, इसका जो रासायनिक नाम है इसका नाम है निकोटीनेमाइड, ओके, निकोटीनेमाइड, ओके, टीनेमाइड, निकोटीनेमाइड, ओके, निकोटीनेमाइड, या इसे बोलते हैं नियोसिन, निकोटीनेमाइड या नियोसिन बोलेंगे विटामिन बी3 का नाम। विटामिन बी3 का क्या होगा, नियोसिन। इससे क्या जो कमी से क्या होगा, पेलेग्रा होगा बीमारी होगा, जिसको बोलते हैं त्वचा दाग, यानी कि क्या होगा, पेलेग्रा में क्या होता है, मतलब दाग मतलब होने लगता है, त्वचा दाग जिसको बोलते हैं, मतलब उजला उजला होने लगेगा। साथ में 4D सिंड्रोम होगा, प्लेग्रा और 4D सिंड्रोम होगा इसकी कमी से। क्या खाइए विटामिन बी3 के लिए, तो मांस खाइए, मूंगफली खाइए, आलू खाइए, टमाटर खाइए, पत्ती वाला सब्जियां खाइए। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जियां खाइए तो आपको विटामिन बी3 मिलेगा इससे, ठीक है। अब आते हैं विटामिन बी5 के बारे में। अब विटामिन बी5 क्या बोल रहा है, विटामिन बी5 का नाम पता याद रखना, पेंटो 5 है तो याद रखना पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल इसका नाम है, रासायनिक नाम, ठीक है। इसी कमी से क्या होगा, बाल सफ़ेद होना, अगर बाल आपका सफ़ेद आता है विटामिन बी5 आपको खाना चाहिए। इसी का बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा, आपका दिमाग कम हो जाएगा, ठीक है, सोच लो, बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना। इसके लिए क्या चाहिए आपको, मांस चाहिए, दूध चाहिए, मूंगफली चाहिए, गन्ना और टमाटर चाहिए। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर, ये खाओगे तब आपको विटामिन बी5 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन बी6 के बारे में। तो विटामिन बी6 में याद रखना
इसका जो नाम है, रासायनिक नाम, उसका नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका नाम है, रासायनिक नाम। इसकी कमी से होगा एनीमिया रोग होगा, साथ में त्वचा रोग होगा। एनीमिया और त्वचा रोग होता है, ठीक है, याद रखना विटामिन B6 से। इसमें याद रखना है यकृत खाइए, मांस खाइए और अनाज खाइए, यकृत, मांस और अनाज। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो याद रखिए इसका विटामिन B7 का नाम है बायोटीन है, बायोटीन। इससे क्या होगा, इसकी कमी से होगा आपको लकवा हो सकता है, शरीर में दर्द होगा और बालों का गिरना, ध्यान दीजिए, बायोटीन चाहिए उसके लिए, विटामिन B7 चाहिए। बालों का गिरना, शरीर में दर्द और लकवा। इसलिए क्या खाइए, मांस खाइए, अंडा खाइए और यकृत खाइए, दूध खाइए। दूध, यकृत, अंडा और मांस, सिंपल। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन B11 को बोलते हैं फॉलिक अम्ल, यानी कि फॉलिक एसिड बोलेंगे इसको। इससे बीमारी कौन होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया देखो B6 से भी एनीमिया होता है और B11 से भी एनीमिया होता है, और साथ में आपको पेचिस रोग होगा, जो पेट का बीमारी होता है पेचिस, वो होगा। इसके लिए आप क्या खाइए, विटामिन B11 के लिए खाइए आप दाल खा सकते हैं, यकृत खाइए, सब्जियां खाइए, अंडा खाइए और सेम खाइए। सेम गाँव में नहीं पड़ता, सेम का सब्जी खाते हो आप, वही अंडा, सेम और सब्जियां खाइए, यकृत खाइए और दाल खाइए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन B12 का नाम क्या होगा, इसका नाम है काबालिन, शाइनो काबालामीन, ओके, शाइनो काबालामीन इसका होगा रासायनिक नाम। इससे बीमारी होगा आपका एनीमिया, और साथ में क्या होगा, पांडु रोग होगा। एनीमिया और पांडु रोग दो बीमारी आपको होगा इसकी कमी से। इसलिए क्या खाइए आप, मांस खाइए, कलेजी खाइए, दूध खाइए, मांस, कलेजी और दूध खाइए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन C। विटामिन C क्या होगा, जल में घुलेगा या नहीं घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा। जल में घुलने से विटामिन है B और C दोनों, ये B जितने भी हैं सारे जल में घुलेगा, साथ में C भी घुलेगा। विटामिन C का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। इससे क्या होता है, इसकी कमी से आपको स्कर्वी रोग हो सकता है, मसूड़े का फूलना, जिसका ब्लड आ रहा है, सर में दर्द, मतलब दांत में दर्द हो रहा है, मसूड़े का फूल रहा है, तो याद रखिए विटामिन C की कमी है आपको। तो स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, इसलिए क्या खाइए आप, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है नींबू खाइए, नींबू से बेस्ट कोई है ही नहीं। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा विटामिन C किसमें होता है, याद रखें आंवला में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन C। तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, टमाटर हो गया, खट्टे पदार्थ हो गए, मिर्च हो गए, अंकुरित अनाज हो गया, साथ में आंवला खाइए। आंवला में सबसे ज़्यादा होता है कौन, विटामिन C, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन D का अगर नाम पूछेगा तो उसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन D से सोचो क्या करते हैं हम लोग, हड्डी मजबूत करते हैं धूप में जाकर, तो क्या उसके लिए कैल्शियम चाहिए हड्डी मजबूत के लिए, तो इसी कारण का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल होता है, अगर विटामिन D की कमी रहे तो क्या होगा, रिकेट्स होगा, जो कि बच्चों में होता है। और वयस्क में क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया होगा, किसमें, वयस्कों में होगा, हड्डी कमजोर होता है, और क्या ऑस्टियोमेलेसिया में। रिकेट्स में क्या टेढ़ा हो जाएगा, रिकेट्स होगा बच्चों में, ऑस्टियोमेलेसिया किसमें होगा, वयस्क यानी कि जो बड़ा लोग है उसमें। तो विटामिन D के लिए आप क्या खा सकते हो, मछली के तेल खाओ, दूध खाओ और अंडे खाओ, मछली के तेल, दूध और अंडे, विटामिन D मिलेगा आपको। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन E के लिए आप क्या खाओ, इसका नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल। इसका नाम, विटामिन D का नाम क्या था, कॉल्सीफेरॉल, और विटामिन E का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। D का है कैल्सीफेरॉल और E का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। देखिएगा, जनन शक्ति कम होना, देखो अगर विटामिन E की कमी हो तो क्या होगा, जनन शक्ति जो है, यानी कि प्रोडक्शन करने की क्षमता, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता है हाथ में, वो घट जाएगा किसी कमी कारण, विटामिन E से कमी कारण, जनन शक्ति का कम होना। इसलिए विटामिन E के क्या खाओ, पत्ती वाली सब्जियाँ खाओ, दूध खाओ, मक्खन खाओ, अंकुरित गेहूँ खाओ, बेस्ट रहेगा, ठीक है। वनस्पति तेल लो, वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूँ खाओ, मक्खन खाओ, दूध खाओ और पत्ती वाली सब्जियाँ खाओ, तब जाकर मिलेगा विटामिन E। और लास्ट विटामिन जिसका नाम है विटामिन K, इसका दूसरा नाम पूछेगा, यानी कि रासायनिक नाम, तो इसका नाम है फिलोक्विनोन। याद रखना है, विटामिन K यानी कि फिलोक्विनोन, K फॉर क्विनोन, याद रखना था, फिलोक्विनोन। इसका क्या होता है, इसकी कमी से होगा क्या, रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि ब्लड जमेगा ही नहीं कट गया कहीं पे तो ब्लड बाहर आता, बाहर जमेगा ही नहीं, तो रक्त का थक्का ना बनना, इसका एक प्रॉब्लम है, इस कमी के कारण विटामिन अगर K का कमी होता है तो। और याद रखना इसके खाने के लिए क्या चाहिए हमको, मतलब विटामिन K के लिए क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, हरी सब्जियाँ चाहिए, आंत भी उत्पन्न होती है, यानी कि आंतों में भी उत्पन्न, यानी कि ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर भी उत्पन्न होता है विटामिन K, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आंतों में भी उत्पन्न होता है। तो टमाटर खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, दो ही चीज़ खाइए, और एक आपका क्या होगा, पेट के अंदर खुद ब खुद बनेगा विटामिन K, ठीक है। विटामिन D और K हमारे शरीर के अंदर ही बनता है, बाकी सारा बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए मिल्क में कौन कौन से विटामिन पाया जाता है, मिल्क जो होता है, देखिए विटामिन मिल्क के लिए आपको देखिए कौन कौन से विटामिन आपको मैंने कॉमन करके निकाला है मिल्क। अगर मिल्क आप खाते हो या सॉरी पीते हो तो आपको विटामिन A भी मिलेगा, इसमें विटामिन B2 मिलेगा, B5 भी मिलेगा, B7 भी मिलेगा, B12 भी मिलेगा, और D और E, ये सारे विटामिन आपको मिलेंगे मिल्क से, सोच लो।
विटामिन ए, B2, B5, B7, B12 और D एंड E मिलेंगे। ये सारे के सारे किससे मिलेंगे? मिल्क से। सोच लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है फैट, जो कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कंट्रोल पर लेना है। फैट चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना हमको जरूरत हो उतना ही फैट लेंगे, ठीक है। फैट यानी कि वसा। वसा लिखा, वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है, यानी कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से जनरली बनता है। इसका इसी का क्या है? एक एस्टर है वसा, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का। इसमें बोल रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में बसे होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में होगा। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, तब जाके फैट बनेगा। लिखा है वसा समानता 20 डिग्री तापमान ठोस अवस्था में होती है। जो फैट होता है अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे है तो ठोस अवस्था में होगा, याद रखना है। अगर इसी एक टेम्परेचर पर वो तेल की अवस्था में है तो उसको क्या बोलेंगे? तेल बोलेंगे। अगर वो माना कि द्रव की अवस्था में है कोई फैट, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर लिक्विड फॉर्म में तो समझ लो कि वो तेल है। तेल भी क्या है? एज अ फैट ही इस्तेमाल होता है, जब वसा ही वो होता है। तेल भी क्या एक तरह का वसा है, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। लिखा वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जो वसा अम्ल होता है दो तरह का होता है, क्या होता है? संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। असंतृप्त तो लिखा हुआ है मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। असंतृप्त वसा जो क्या मिलता है? मछली के तेल में मिलेगा, और साथ में कहाँ मिलेगा? वनस्पति तेल में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल, यानी कि पाल्म ऑयल और नारियल का तेल संतृप्त तेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो संतृप्त तेल का उदाहरण है। याद रखना, मात्र दो ही तेल हैं, जैसे नारियल का तेल और ताड़ का तेल, वहाँ क्या मिलता है? संतृप्त तेल मिलता है। बाकी सब जगह क्या मिलेगा आपको? असंतृप्त तेल मिलेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 1 ग्राम अगर आप फैट लेते हो तो कितना आपको कैलोरी एनर्जी मिलेगा? कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिलता है इससे। 1 ग्राम अगर वसा लेते हो तो आपको इतना किलो कैलोरी, सोचो कितना है? 9.3 किलो कैलोरी उत्पन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट में कितना मिला था? देखो यहाँ पे आपने, मैं सुधार कर रहा हूँ, मैं यहाँ किलो में दिया हुआ था। कार्बोहाइड्रेट में देखो कितना मिलता है। अगर 1 ग्राम अगर ग्लूकोज आप लेते हो तब इसका ऑक्सीजन होता है 4.2 किलो कैलोरी मिलता है। यहाँ सिर्फ कैलोरी नहीं था, 4.2 किलो कैलोरी मिलता है जब 1 ग्राम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो यानी 1 ग्राम ग्लूकोज यूज करते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि अगर 1 ग्राम अगर फैट का इस्तेमाल करते हो तो आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। सोच लो, 9.3 किलो कैलोरी। लिखा होगा वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। 20 से 30% हमको एनर्जी किससे मिलता है? वसा से मिलता है। अब बाकी सबसे ज़्यादा किससे मिला है? सबसे ज़्यादा किससे मिला? 50 से लेकर 75% किससे मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और 20 से 30% किससे मिलेगा? वसा से मिलेगा। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया होता है। याद रखना, फैट का जो संश्लेषण होगा, यानी कि फैट का जो पाचन होगा या संश्लेषण जो होगा, कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पढ़ते हैं वसा का यूज कहाँ है। तो वसा का मुख्य कार्य लिखा हुआ, यह शरीर की ऊर्जा उत्पन्न देती है। मेन रीजन क्या है? ऊर्जा देगा। त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकल देती है, यानी कि जो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं होने देगा। आपका शरीर के अंदर बहुत गर्मी हो जाएगा ज़्यादा फैट खाओगे तो, और जो शरीर का तापमान है उसको बाहर निकलने ही नहीं देगा, त्वचा के अंदर जम जाएगा और आप मोटे हो जाएंगे। आपको शरीर जो टेम्परेचर बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए मोटा आदमी को ज़्यादा गर्मी लगता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है। टेस्ट अगर चाहिए तो आप सबसे ज़्यादा फैट खाइए, वसा खाइए, तेल खाइए, ठीक है। तो स्वाद उत्पन्न करती है और वो आहार को रुचिकर बनाती है, सिंपल बात है। नेक्स्ट लिखा है शरीर में विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। याद रखो, अगर फैट खाते हो ज़्यादा तो आपको चोट से बचाएगा। ये मोटे हो जाएगा, आपको चमड़ा मोटा हो जाएगा तब क्या होगा? छोटा तो चोट तो लगेगा ही नहीं। तो ये है, ये आपको क्या होगा? चोटों से बचाएगा। वसा की कमी से त्वचा रूखी होता है। वसा अगर कम भी गया तो भी दिक्कत है। वसा मतलब प्रॉपर अमाउंट में लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए। अगर कमी होता तो त्वचा क्या होगा? त्वचा रूखा रूखा लगेगा कि तेल नहीं लगा हुआ। सिंपल सी बात है, तेल खाओगे तेल कहाँ से दिखेगा? तो क्या लिखा? वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। वजन की कमी होती है, यानी कि पतले लगोगे आप। अगर फैट कम जाएगा तो वजन की कमी हो जाएगी और शरीर का विकास भी रुक जाएगा। तो इसलिए वसा भी जरूरी है, यानी कि फैट भी जरूरी है। त्वचा रूखी हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, विकास रुक जाएगा, इसलिए फैट लो लेकिन प्रॉपर अमाउंट में। नेक्स्ट लिखा वसा की अधिकता शरीर में स्थूल हो जाती है। स्थूल मतलब समझ रहे हो? थूल स्थूल वही है। और हृदय की बीमारी होती है। स्थूल मतलब हो गया पूरा मोटा हो गया, चर्बी आ गया। तो वसा की अधिकता से ये होता है। और साथ में हृदय की बीमारी सबसे पहले होगा। मोटा लोगों में सबसे ज़्यादा हृदय की बीमारी होता है। एवं रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा चलेगा तो उसको हम लोग को हाफ नहीं होने लगता, क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वसा की अधिकता से ऐसा होता है, शरीर स्थूल हो जाएगा, हृदय की बीमारी बढ़ जाएगी और साथ में रक्तचाप बढ़ जाते हैं, दोनों चीज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो लास्ट वाला टर्म है उसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। ये भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एम फास्फोरस से बने होते हैं। देखो, इससे पहले जितने भी पढ़ा था सिर्फ तीन ही चीज़ें मिलकर बना था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना था। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होगा। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, साथ में नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस है। नाइट्रोजन और फास्फोरस एक्स्ट्रा में इसमें ऐड रहेगा, तब क्या बना?
से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से बनता है, यानी न्यूक्लियोटाइड से बनता है हमारा न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल बनता है, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है, और काफ़ी कम मात्रा में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? तो डीएनए और आरएनए के रूप में, यानी कि डीएनए और आरएनए के अंदर पाया जाएगा हमारा न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा। काम क्या है? तो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचाना, इसी का मेन काम है। इसलिए कहाँ पाया जाता है? डीएनए और आरएनए के अंदर। अनुवांशिक गुणों क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? ट्रांसफर करेगा, पहुँचाएगा। जो आपका गुण है आपके बच्चे में आना चाहिए, किसके द्वारा? न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा आएगा। एंजाइम का निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करता है। एंजाइम का निर्माण यानी कि एंजाइम निर्माण के लिए हेल्प करेगा, साथ में प्रोटीन संश्लेषण यानी कितना प्रोटीन को लेना है, कितना देना है, उसका भी नियंत्रण नहीं करेगा, न्यूक्लिक अम्ल नहीं करेगा। ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है, जो क्रोमेटिन बनाता है, क्रोमोजोम जिसके बोलते हैं, जो क्या धागनुमा संरचना, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। तो क्रोमेटिन जाल का निर्माण कौन करेगा? तो न्यूक्लिक एसिड ही करता है। अब जो लास्ट है, लास्ट हमको जल भी चाहिए भाई। जल भी हमारे लिखा है, काफ़ी उपयोगी है बॉडी के लिए। तो जल में यानी कि वाटर लिखा हुआ कि मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। बिल्कुल बात है, पिएंगे तो ही मिलेगा। शरीर के भार का लगा हुआ हमारे शरीर में कितना? 65 से लेकर 75% भाग जो है जल है। बॉडी का 65% भाग का नहीं, देखो भार का, जितना आपका वेट है उसका जो 65% आपका वेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का जो भाग है जल है। सोच लो, 65 से लेकर 75% जो भाग है वो जल है। जैसे आप मरोगे, सड़ जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, 65 से लेकर 75% क्या है भाग वजन का आपका जल होता है। जल के काम क्या है? तो जल का काम तो सबको पता होगा। ये लिखा हुआ है, जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन यानी कि पसीना बहाना वाष्पन द्वारा नियंत्रण करता है, यानी कि शरीर का तापमान जो है मेंटेन कौन करेगा? जल। इसलिए पानी पीते रहिए, आपको शरीर का जो तापमान रहेगा नियंत्रित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम, यानी कि बहुत जैसे क्या कहते हैं, मूत्र विसर्जन करते हो तो क्या अपशिष्ट पदार्थ के लिए क्या चाहिए? बाहर निकालने के लिए भी जल चाहिए। तो ये बोल रहे हैं अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम में क्या है? जल है। फिर लिखा हुआ है, शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम से संपन्न होती है, जैसे कि पाचन हो गया, डाइजेशन वगैरह, जो जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं जो शरीर के अंदर होती है जनरली किसके द्वारा माध्यम से होती है? जल के माध्यम से होती है। इसलिए पानी ज़्यादा पीना है। लिखा पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? कैटाटोसिस नामक बीमारी होता है। जैसे आप पानी पी रहे हो और ज़मीन से निकल रहा है, माना कि उस पानी में आर्सेनिक का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर पानी पीते हैं, हम लोग चेक नहीं करते हैं। आर्सेनिक की अगर मात्रा काफ़ी ज़्यादा है उस पानी में तो आपको एक बीमारी होगा जिसका नाम है कैराटोसिस बीमारी हो सकता है। अगर वो आपके जल में क्या है? आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा है तो कैराटोसिस नामक बीमारी होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे खनिज के बारे में। मिनरल्स भी हमको शरीर के लिए चाहिए। ये तो सारे थे क्या हमारे, ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी था। अब एक मिनरल्स है, बोलते हैं खनिज, ये भी हमको शरीर के लिए काफ़ी चाहिए। लिखा मनुष्य में खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और ये शरीर की उपपचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? सिंपली जो पचाने हो जाए, डाइजेशन वगैरह जो उपपचय क्रियाएं हैं उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? तो मिनरल्स यानी खनिज। इसलिए खनिज भी हमको चाहिए हमारे शरीर के लिए, और ये भूमि से कभी नहीं मिलेगा, याद रखना। ये नहीं कि अंदर से निकले। खनिज मतलब समझ रहे हो, जैसे कार्बन हो गया कोबाल्ट हो गया, ये सारे क्या है? खनिज है। तो कुछ खनिज हमारे शरीर के लिए, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे क्या है? खनिज है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। इसलिए ज़मीन से नहीं मिलता, डायरेक्ट हम खाने से लेते हैं। इन्हें कि आयोडीन हम लोग का पत्थर लिए खा गया, ऐसा नहीं। आयोडीन हम कहाँ से लेंगे? तो हम लोग खाद्य पदार्थों से लेंगे। तो वही बोल रहा है खनिज हमको चाहिए, किस लिए? तो वो क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए। ठीक है। अब देखो बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ उसका उनके प्रयोग, उनके पर्याय लिखा हुआ। अब कौन कौन से खनिज, इसका दैनिक मात्रा कितना है, दैनिक मात्रा इनका कितना डेली लेना चाहिए, मुख्य स्रोत कहाँ है, कहाँ से मिलेगा, और इससे क्या क्या होने वाला। तो पहला जो खनिज है उसकी याद रखिएगा, सोडियम को। सोडियम चाहिए। सोडियम क्यों चाहिए भाई? सोडियम क्लोराइड के रूप में हम लोग लेते हैं। जैसे नमक हम लोग खाते हैं तो सोडियम उसमें क्या होता है? सोडियम नमक फिर हम लोग क्या था? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। तो हम लोग को सोडियम चाहिए, एज लेते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है। इसमें हमको कितना चाहिए? वो 2 से लेकर 5 ग्राम, ओनली 2 से 5 ग्राम नमक खाइए डेली। सोडियम चाहिए तो आपको 2 से 5 ग्राम लेना है डेली। ये कहाँ से मिलेगा? मुख्य स्रोत वही बोला, साधारण नमक से मिलेगा, साथ में मछली में भी होता है सोडियम, मांस में होगा, अंडा में और दूध में होगा। ठीक है। ये लिखा हुआ है कि बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। ठीक है। और पेशियों को संचार तंत्र का आवेग का संचार शरीर के धनात्मक विद्युत अवगुण को बनाए रखता है। ये बोल रहा है धनात्मक विद्युत अवघट्ट संतुलन बनाए रखता है किसका? तंत्रिका तंतु का। तंत्रिका तंतु क्या करता है? करंट डेवलप करता है, जनरली मात्रा ना पॉजिटिव नहीं है। तो वही बोल रहा है कि धनात्मक विद्युत अवघट्ट संतुलन बनाए रखता है किसका? तंत्रिका तंतु का। याद रखना, सिंपल यही काम है। पेशियों का संकोचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका का आवेग का संचलन, शरीर में धनात्मक विद्युत अवघट्ट संतुलन बनाए रखना, इसका काम है। ठीक है, ये याद रखना। पेशियों का संकुचन,
तंत्रिका तंतु के तंत्रिका आवेग का संचरण ये सिंपल याद रखना है। जो तंत्रिका तंतु का होता है उसमें धनात्मक मात्रा को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, सोडियम चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट में रखना पोटेशियम, तो पोटेशियम भी चाहिए। पोटेशियम क्यों चाहिए, तो पोटेशियम में लिखा हुआ 1 ग्राम चाहिए, कितना चाहिए, तो 1 ग्राम चाहिए डेली चाहिए। दैनिक मात्रा लगभग सभी पदार्थों पर मिलता है पोटेशियम को, सभी पदार्थ खाद्य पदार्थ में मिल जाएगा, सब के सब में जो खा रहा है सब में पोटेशियम प्रेजेंट है ऑलरेडी। ये लिखा हुआ इसका समानता के लिए क्या लिखा हुआ, कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य होता है जब पॉजिटिव की तरह काम करेगा, धनायन यानी पॉजिटिव आयन की तरह काम करेगा। फिर लिखा हुआ है कि इसका आवश्यक है कोशिका में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युतीय अपघट का संतुलन बनाए रखने के लिए, इसका भी सेम ही यूज है। पेशी संकुचन के लिए हेल्प कर सकता है, तंत्रिका आवेग का संचरण करने के लिए इसका मदद करेगा, साथ में क्या करेगा, शरीर में विद्युत अपघट संतुलन बनाए रखने के लिए भी कौन को मदद करेगा, पोटेशियम मदद करेगा। ये भी पॉजिटिव में होता है, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखना, सिंपल याद रखो, इतना ही याद रखो, ये ज़्यादा जानना नहीं है। 2 पॉइंट सिर्फ याद रखो आप। सोडियम किस लिए चाहिए, पोटेशियम किस लिए चाहिए, कितना कितना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कैल्शियम भी हमको चाहिए, तो कैल्शियम लगभग चाहिए हमको 1.2 ग्राम, ये तो पता है वो हड्डी के लिए चाहिए होता है। तो वही बोला, दूध में मिलेगा कैल्शियम, पनीर में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, चना में मिलेगा, हरी सब्जियों में मिलेगा, साबुत में मिलेगा। साबुदाना खाते हो ना, उसी को बोलते हैं साबुत अन्न। और साबुत अन्न मतलब खड़ा खड़ा ना होगा, वो नहीं बोला, साबुदाना नहीं लिखा हो। साबुत अन्न मतलब क्या, पूरा पूरा अन्न, उसको बोलेंगे साबुत अन्न। रागी भी मिलेगा, मछली भी मिलेगा। दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी और मछली मिलेगा आपको कैल्शियम। कितना चाहिए डेली, तो 1.2 ग्राम चाहिए। यह लिख रहा है विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों की दृढ़ता को प्रदान कर, देखो क्या बोल रहा है, विटामिन आपको प्रदान तो कराएगा, हड्डियों को मजबूत और दांतों को मजबूत बनाएगा। रुधिर के अनुस्पंदन में भूमिका निभाएगा। रुधिर की मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए, जो ब्लड सर्कुलेशन उसको क्या करेगा, बेहतर करेगा। पेशी संकुचन प्रक्रिया में समय देने की, पेशी संकुचन यानी कि फैलाने और संकुचन करने जो भी है, तो पेशी संकुचन प्रक्रिया में क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस में बोल रहा है कि आपको डेली लेना कितना, 1.2 ग्राम लेना है। फास्फोरस कितना चाहिए, 1.2 ग्राम। कहाँ से मिलेगा, दूध में मिलेगा, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी और गुर्दा, ये सारे में क्या मिलेगा आपको, फास्फोरस मिलेगा। फिर से देख लेते हैं, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी तथा गुर्दे में मिलेगा। यह बोल रहा है क्या, यह बोल रहा है कि कैल्शियम से समृद्ध के दांतों, देखिए सेम चीज़ बोल रहा है। फास्फोरस भी इसलिए चाहिए, मेनली आपको याद रखना, फास्फोरस दांत के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। क्या लिखा है, दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है। शरीर के तरल पदार्थों को संरचनात्मक संतुलन बना, जो ये लिक्विड फॉर्म के जो आपको शरीर के अंदर प्रेजेंट है उसका क्या करता है, संरचनात्मक संतुलन बना रखता है। ये कितना हमको लिक्विड चाहिए जिसका संरचनात्मक संतुलन क्या करता है, बनाए रखता है, कौन, तो फास्फोरस। सबसे ज़्यादा यूज किस लिए करेंगे, तो यार हम दांतों और हड्डियों की दृढ़ता के लिए, मजबूती के लिए। नेक्स्ट इसका नाम है लोहा, यानी कि लौह हमको कितना चाहिए डेली, 25 mg चाहिए, मिलीग्राम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 25 मिलीग्राम चाहिए बालक को, और अगर बालिका है तो उसको ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर मैं बालिका तो उसको कितना चाहिए, 35 मिलीग्राम चाहिए। बालक को 25 मिलीग्राम और बालिका को चाहिए 35 मिलीग्राम। इसके लिए क्या खा सकता है वो, कलेजी खा सकता है, गुर्दा खाए, अंडे का पीतक खाए। अंडे का पीतक समझ, बीज का भाग, उसमें वो लोहा होता है। फिर लिख रहा है कि चोकर युक्त आटा, यानी जिसमें आटा, जिसमें चोकर रहे, आटे की रोटी, बाजरा खा सकता है, रागी खा सकता है, सेब खाइए, केला खाइए, पालक खाइए और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, साथ में गुड़ भी खाइए, तब जाकर गुड़ में से ज़्यादा होता है लोहा की मात्रा, याद रखना। कलेजी, गुर्दा, अंडे का पीतक, चोकरयुक्त आटा, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक और हरी सब्जी खाना है, साथ में गुड़ खाना, तब आपको मिलेगा लोहा, ठीक है। लिख रहा है इसे समान किस लिए होता है, बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन को बनने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए बालिका को ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मास्टरबेशन क्या बोलते हैं उसको, जब पीरियड आता है तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का वेस्टेज होता है यार, इसलिए हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है ये उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है, यानी कि उत्तक में क्या, ऑक्सीकरण के लिए, यानी कि उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए भी चाहिए, जैसे पाचन वगैरह हो गया, किसी को तोड़ने के लिए ऑक्सीकरण मतलब समझ ही रहो, तो उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए हेल्प करेगा, साथ में हीमोग्लोबिन बनाने में करेगा हेल्प, 2 चीज़ के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे आयोडीन के बारे में। आयोडीन हमको कितना चाहिए डेली, 20 mg चाहिए, 20 mg यानी कि 20 मिलीग्राम चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा आयोडीन, तो मछली से मिलेगा, समुद्री खरपतवार से मिलेगा। समुद्र के जो घास होते हैं, कुछ ऐसे घास होते हैं कि हमारे लिए उपयोगी होता है, तो ये मछली से मिलेगा, समुद्री खरपतवार से मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा, साथ में आयोडीन नमक चाहिए आपको। आयोडीन खाना तो आयोडीन नमक तो लेना ही पड़ेगा। इसी का तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन हमको स्रावित होना चाहिए, उसके लिए क्या है, ये हमको चाहिए। ये थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, मेंटेन रखता है। अगर जैसे ही आप आयोडीन की कमी हो तो क्या थायराइड ग्रंथि का साइज बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगा, घिंगार हो जाता है। तो ये बोला थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या,
आयोडीन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन हमको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयोडीन हमको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम काफ़ी कम चाहिए, ये मिलीग्राम में नहीं, थोड़ा सा भी रहेगा कम चलेगा। मैग्नीशियम हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे काफ़ी कम चाहिए। तो मैग्नीशियम खाने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल सब्जियाँ खाओ, मैग्नीशियम को मिल जाएगा। इससे हेल्प क्या होगा, पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया है, तो जो तंत्रिका तंत्र है उसको काम करने में हेल्प करेगा। साथ में पेशी तंत्र यानी कि जो मसल्स वगैरह है, पेशी तंत्र जो होता है उसके में हेल्प आएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट पढ़ेंगे जस्ता के बारे में। जस्ता भी काफ़ी कम चाहिए, ये आपको मिलेगा यकृत और मछली में मिलेगा। जस्ता कहाँ जाएगा, जिंक जिसको बोलते हैं, कहाँ मिलेगा, मछली और यकृत में मिलेगा। ये इंसुलिन कार्य के लिए होता है, यानी कि इंसुलिन डेवलपमेंट के लिए। इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा अगर नहीं होगा तो कितना इंसुलिन चाहिए बॉडी में, उसके लिए क्या होगा, जस्ता लीजिए, ठीक है। तो इंसुलिन को मेंटेन रखेगा ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे तांबा, यानी कॉपर अंग्रेजी में बोलेंगे इसको, ठीक है। काफ़ी कम चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा, मांस से मिल जाएगा, मछली से मिल जाएगा, यकृत और अनाज से मिल जाएगा। यकृत और अनाज दोनों जगह से मिल जाएगा आपको तांबा, ठीक है। इससे क्या होगा, हेमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण में इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में काम करेगा। हेमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करेगा, साथ में क्या होगा, अस्थियों के निर्माण के लिए हेल्प करेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में भी काम करेगा। इलेक्ट्रॉन संवाहक किस लिए चाहिए, तंत्रिका तंत्र को काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है इसका नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट काफ़ी कम चाहिए, कहाँ से मिलेगा, मांस से मिलेगा, मछली से मिलेगा और जल से मिलेगा, पानी से भी मिलता है कोबाल्ट, सोच लो। तो ये क्या करता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स तथा विटामिन बी 12 के संश्लेषण होते हैं, विटामिन बी 12 बनाने के लिए और साथ में आरबीसी बनाने के लिए हेल्प करेगा कौन, कोबाल्ट करेगा। तो ये सारे हमारे खनिज थे जो कि हमको चाहिए, ये सारे का यूज पढ़ लिए, कितना हमको डेली चाहिए वही पढ़ लिए। एक लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है कि गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। याद रखना है, जो गर्भवती महिलाएं होती है उसमें क्या कमी हो जाएगा, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम और आयरन को ज़्यादा खाना चाहिए महिलाओं को, ठीक है, गर्भवती महिलाओं को। तो ये था आज का हमारा 10वां चैप्टर, जिसका नाम था क्या, पोषक पदार्थ, जो कि हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।